बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 2 ऑफ PRC 1 फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। मार्च 2026 का बैच है और बातचीत हमारी चली थी डेप्रिसिएशन के ऊपर। गुज़श्ता क्लास में हमने डेप्रिसिएशन के लिए कुछ बेसिक्स बुनियादी बातें करी। डेप्रिसिएशन से मुराद मेरा IAS 16 PPE है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ना बताया था इसका अच्छा वाला नाम PPE होता है। आज उस डिस्कशन को मज़ीद फर्दर हम एक स्टेप आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बट बिफोर दैट हमारे पास जो मोहतरम है हमारे भाई खान साहब, वो तिलावत करेंगे। तिलावत कुरान सुनने के बाद हम आज के लेक्चर को फॉर्मली स्टार्ट करेंगे। माशाअल्लाह, एक छोटा सा एक क्विक सा रिकैप कल के लेक्चर का। कल के लेक्चर में हमने बात स्टार्ट करी नॉन करंट एसेट्स से। नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया, और इवन दो परसों की क्लास के अंदर भी इसके ऊपर तफसीली बात की गई है। नॉन करंट एसेट फर्दर दो कैटेगरीज में बाइफर्केट होता है। एक को हम कहते हैं टेंजिबल एसेट, एक को हम कहते हैं इंटेंजिबल एसेट। इसकी एग्जांपल्स के ऊपर हमने कल बात की। फिर हम आ गए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे, यानी कि सारे के सारे टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स का कलेक्टिव नाम अगर मैं कहूँ तो वो PP होता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और इसी के साथ साथ मैंने कहा था कि जो स्टैंडर्ड हम फॉलो करते हैं इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, उसे हम कहते हैं IAS 16। क्या कहते हैं बच्चों? IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, अच्छा। फिर हमने बात की कि जनाब ये नॉन करंट एसेट्स और इन्वेंटरी में क्या फ़र्क होता है। देखो, नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जो मैं अपने एडमिन पर्पस के लिए यूज़ कर रहा हूँ, किसी को रेंट पे देने के लिए, कुछ अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग मैंने एसेट रखे हुए हैं, तो वो मेरे क्या हैं बोलो, नॉन करंट एसेट्स। और इन्वेंटरी क्या है, यानी कि अगर उन्हीं एसेट्स का मैंने कारोबार करना स्टार्ट कर दिया तो वो मेरी क्या बन जाएगी बच्चों, इन्वेंटरी बन जाएगी। फिर हमने कुछ बात की कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं टुच्ची मुच्ची, उसको हम PPE नहीं कहते, वो इमटेरियल आइटम्स होते हैं। और कुछ होती हैं बड़ी बड़ी आइटम्स, वो क्या होती हैं भाई बोलो, मटेरियल आइटम्स होती हैं, और वो हमारी कॉस्ट का पार्ट बनती हैं, जैसे हम PPE कह सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? अच्छा, फिर हमने बोला जनाब कॉस्ट ऑफ PPE क्या होती है। हमने कहा देखो, जब भी हम दुनिया में पहली मर्तबा अपने PPE को अपनी किताबों के अंदर लेकर आएंगे ना, इसे कहते हैं इनिशियल मेजरमेंट। यानी कि दुनिया में पहली दफ़ा मैं अपनी PPE को अपनी किताब की नज़र कर रहा हूँ, अपनी PPE को अपनी किताब में लिख रहा हूँ, इसे कहते हैं इनिशियल रिकॉग्निशन, यानी कि इनिशियल मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट इसकी होती है हमेशा बोलो भाई कॉस्ट पे। फिर हमने कहा कि कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है। कॉस्ट वो नहीं होती जो प्राइस मैंने पे करी है बस, बल्कि तो कॉस्ट वो होती है जो कि ऑल द नेसेसरी एक्सपेंडिचर आई हैव इनकर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ परचेज टिल द एसेट बिकम्स इन यूजेबल कंडीशन, ये मेरी कॉस्ट का पार्ट बनती है। ठीक है, तुम उठो उठो, उठ जाओ जल्दी आओ, ये उठाओ सीट, यहाँ पे आके बैठो आगे। एक बार मैं तुम्हें स्किप किया बीच में, दूसरी मरतबा तो तुम फ्री हो गए। उठा के यहाँ रखो, मस्ती नहीं। रजिस्टर ले आओ, पेन ले आओ। ओके, तो हमने बात की कि ऑल द कॉस्ट इनकर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ परचेज, वो पीछे पॉइंट ऑफ परचेज से, वो मेरी गाय मंडी से, वो मेरी दुकान से, टिल द एसेट मेरी यूजेबल कंडीशन में आ गया, ये सारे के सारे खराजात मैंने अपनी कॉस्ट का पार्ट बना दिए। लेकिन कुछ खराजात ऐसे जो मैंने कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाए। जैसे मैंने कहा सबसे पहले ड्यूटीज टैक्सेस रिफंडेबल हैं तो पार्ट नहीं बनाऊंगा कॉस्ट का, नॉन रिफंडेबल हैं वापस नहीं मिलेंगे तो मेरी कॉस्ट का पार्ट बन जाएंगे। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो नॉन रिफंडेबल ट्रीट करूंगा। फिर मैंने कहा जनाब परचेज प्राइस के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, वो क्या आती हैं क्या नहीं आती हैं, इसकी बात सारी हमने एक डब्बे के अंदर की थी, वो डब्बा भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, अच्छा। फिर हमने कहा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट भी मैं इंक्लूड करता हूँ। अच्छा, फिर हमने बोला कि कौन सी कॉस्ट हम इनकर करेंगे, कौन सी कॉस्ट इनकर नहीं करेंगे कंपटीशन के अंदर, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। इसके ऊपर हमने एक तफसीली बात कर ली है। फिर हमने एक छोटी सी मिसाल ली जिसके अंदर हमने कॉस्ट निकालना सीखी, और फिर एक अच्छा बड़ा सवाल मैंने आपको दिया जो मैंने नहीं करवाया आपको, बल्कि आपने माशाल्लाह मेजॉरिटी बच्चों ने यहाँ पे खुद क्लास में सॉल्व कर लिया था, और इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, हमने सिर्फ मशीन की कॉस्ट निकालना सीख ली थी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यहाँ तक सब मेरे साथ हैं? ठीक है, अब आगे फर्दर मैं अपनी बात को लेके जाके कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूँ। देखो, होता यह है कि जब मैंने अपने PPE को अपने घर पे ले आया, जब मैं अपने PPE को अपनी फैक्ट्री में ले आया, तो क्या वही खर्चा था जो मैंने कॉस्ट इनकर कर दी, या आगे भी मजीद कोई खर्चा मर्चा मैं इस पर कर सकता हूँ? क्या वही कॉस्ट हो गई बस हो गई, या आगे भी कोई खर्चा मर्चा हो सकता है? बताओ, हो सकता है।
अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ा था कि एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो डे टू डे ऑपरेशन के लिए होता है और कभी कभार नहीं होता बल्कि रोज़मर्रा के ऑपरेशन से पर्टेन करता है, तो वो एक्सपेंस आउट होता है, रिकॉग्नाइज होता है एज एन एक्सपेंस इन प्रॉफिट और लॉस। फिर हमने कहा था कुछ होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो बड़े बड़े एक्सपेंडिचर। और इसके साथ साथ एक और बात भी हमने कही थी कि कोई ऐसा बड़ा बड़ा खर्चा, हर बड़ा बड़ा खर्चा नहीं, कोई ऐसा बड़ा बड़ा खर्चा जो मेरे एसेट की ज़िंदगी बढ़ा दे, जो यूज़फुल लाइफ बढ़ा दे, वो उसकी एफिशिएंसी बढ़ा दे, कैपेसिटी बढ़ा दे, तो ये खर्चा तो कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए। यानी कि कॉस्ट का पार्ट से मुराद क्या है, कॉस्ट तो मेरी बन गई है ना, रेडी हो गई है। जैसे मैंने ऊपर कॉस्ट कंप्यूट की, ये लेट से आ रही है 50,300, ये 50,300 तो बन गई। अब जो सब्सिक्वेंट मैं एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ वो क्या करूँ, तो कुछ हो सकते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कुछ हो सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे उसको तो एक्सपेंस आउट कर दूंगा, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे उसको मैं कैपिटलाइज करूंगा, यानी कि अपनी कॉस्ट का मजीद पार्ट बना दूंगा। यानी कि 50,300 पुरानी कॉस्ट और एक बड़ा खर्चा हो गया जिससे मेरी ज़िंदगी बढ़ गई एसेट की 2,000 रुपये का, तो वो 50,300 की जगह क्या हो जाएगा, 52,300 ऐड हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। बात समझ आ रही है? अच्छा आ जाओ, कहते हैं देखो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर भी तुम अपने एसेट पे कर सकते हो। एनी एक्सपेंडिचर जो तुम करते हो नॉन करंट एसेट पे, इनिशियल एक्विजिशन करने के बाद उसको तुम क्या करो, कैपिटलाइज करो, कैपिटलाइज करो। ये जब भी कैपिटलाइज का वर्ड इस्तेमाल होगा ना तो समझ जाना कि कैपिटलाइज का मतलब होता है एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना देना। इसको हमने क्या करना है, एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है अगर ये एसेट का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट करता है। यानी कि एसेट का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट करने का मतलब क्या है, वो वाला एसेट, क्या कौन सी तीन बातें, प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। मैं दोबारा बिल्कुल समझाऊंगा अगर तुम दो काम करना बंद कर दो आगे बैठ के भी, एक तो पेन की टक और दूसरा तुम व्हाट्सएप चला रहे हो ना, ये मोबाइल दे दो, ये व्हाट्सएप खुला हुआ था सर, ग्रुप में भेजा है ना आपने, वही खोलने के लिए निकाला था। ठीक है। अच्छा, अगली बात, इम्प्रूवमेंट्स आर कैपिटलाइज्ड। इम्प्रूवमेंट क्या होती हैं, इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या होता है, तब्दीली। इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है कोई ऐसा खर्चा करना जिससे मेरे एसेट की यूज़फुल लाइफ बढ़ रही हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही हो, एफिशिएंसी बढ़ रही हो, इसे मैं कहता हूँ इम्प्रूवमेंट। मेरे अंदर आज एक नई इम्प्रूवमेंट है, आज मैं और एनर्जेटिकली पढ़ा रहा हूँ, मेरे अंदर ताकत आ गई है, मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आ गई है। आज से 3 साल पहले जैसे मेरी टीचिंग करता था, आज मेरी टीचिंग उससे बेहतर है, मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आ गई है। पहले तुम लोग हर बात पे रोना धोना करते थे, हर बात की स्टोरी लगा दिया करते थे, अब तुम लोग के अंदर इंप्रूवमेंट आ गया, तुम बड़े हो गए हो, तुम बोलते हो लेट गो यार, दुनिया में होता है, चलता रहता है, कोई टेंशन नहीं है। अब तुम लोग बड़े हो गए हो, तुम लोग ने क्या किया, अपने आप को इम्प्रूव किया है। वैसे ही एक एसेट भी इम्प्रूव हो सकता है। क्या कहता है, एक्सपेंडिचर जो मैं इनकर करता हूँ आफ्टर एक्विजिशन वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जब वो इम्प्रूव हो जाए मेरा एसेट उससे। और एसेट इम्प्रूव कब होता है, एसेट इम्प्रूव कब होता है, वो कह रहा है कि जब उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाए या उसकी ज़िंदगी बढ़ जाए। इंप्रूवमेंट का क्या ट्रीटमेंट करूंगा, एक्सपेंस करूंगा या कॉस्ट का पार्ट बनाऊंगा, कॉस्ट का पार्ट बनाऊंगा। इट इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ ओरिजिनल एसेट, डन। अच्छा, अगली बात कह रहे कुछ खर्चे होंगे जो तुम्हारे तुच्छे मुच्छे खर्चे होंगे, छोटे मोटे खर्चे, भाई डीजल चेंज कर दो, अच्छा यार ये छोटा सा पार्ट टूट गया, ज़रा नट बोल्ट ऐड कर दो। जैसे मेरी बाइक है मेरी बाइक है, अगर मैं यूँ कहूँ कि मैंने अपनी बाइक खरीदी CD70, ठीक है, और CD70 खरीदने के बाद मैंने इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करी, ठीक है। मॉडिफिकेशन से मुराद वो नहीं जो सराइकी करते 14 अगस्त पे साइलेंसर निकाल के, ठीक है, वो वाली मॉडिफिकेशन की बात नहीं कर रहा, अल्लाह माफ़ करे, फिर कौम मेरे पीछे पड़ जाएगी, बोलेंगे यार ये हमारे पीछे पड़ेगा, ठीक है। क्लास में कोई नहीं है, चलो अल्लाह का शुक्र है, ऑनलाइन में भी कोई नहीं हो तो बचत हो जाएगी। देखो कुछ मॉडिफिकेशन होती है जो मेरी एसेट को इम्प्रूव कर देती है। हाँ वो कह रहे हैं ऑल्टर, हाँ वो ऑल्टर कर देते हैं ना, आल्टर। उस्ताद सिलेंसर निकाल दो, ठीक है। अच्छा भाई मैंने एक 70 खरीदी और 70 खरीदने के बाद मुझे उसका शेप पसंद नहीं आया, चीज़ें पसंद नहीं आई। मैंने कहा यार ये मीटर तो नॉर्मल वाला मीटर है, मैं लगवाऊंगा डबल मीटर जिसमें वो RPM भी आ रहा होता है और वो लाइट भी आ रही होती है, डबल मीटर लगवाऊंगा। मैंने महंगा वाला मीटर लगाया, लाइट की रेंज बहुत कम है, मैं तो ऐसी लाइट लगाऊंगा जो हाई बीम से भी आगे जाए, अच्छी वाली लाइट लगा दी, बैटरी भी मैंने अच्छी वाली लगा दी, ठीक है। और सीट जो है ना वो थोड़ी सी ना इसकी मज़ेदार नहीं थी, वो सीट निकलवा के मैंने एक और अच्छी सीट जो है ना कस्टमाइज सीट बनवा दी, उसके पीछे एक तकिए वाली सीट भी लगा दी, और मैंने फुल ना वो मैं बोलना नहीं चाह रहा मदीनी तैयारा, मैंने वो टाइट करके जो है ना उसको ऑल्ट्रेशन कर दिया अपनी 70 के अंदर। अच्छा जब मैंने
टाइट करके ऑल्ट्रेशन कर दी, तो ये जितना मैंने खर्चा किया है, तो मैं क्या लग रहा है, ये एक्सपेंस आउट होना चाहिए, कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए, कॉस्ट का पार्ट, क्योंकि बड़े बड़े खर्चे हैं ना भाई, बड़े बड़े खर्चों से मेरा एसेट इंप्रूव हो रहा है। अच्छा, अगर बनिस्बत इसके कि मैंने 70 ली, मैं चला रहा हूँ, अब हुआ क्या, इसका जो है ना वो चेन कवर उतर गया, चेन निकल गई। अब चेन निकलने के बाद जब मैं गया हूँ मैकेनिक के पास, मैंने इसको रिपेयर करवाया है, तो मुझे बताओ ये जो मैंने खर्चा करा है उसने बोला कितना, 200 रुपये। 200 रुपये मैंने मैकेनिक को दे दिए, कॉस्ट का पार्ट बनाऊंगा या खर्चा मर्चा एक्सपेंस आउट कर दूंगा, खर्चा मर्चा एक्सपेंस आउट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, बारिश हुई और बारिश के अंदर मेरी बाइक भीग गई। जब मेरी बाइक बारिश के अंदर बहुत ज़्यादा भीग गई तो मैं मैकेनिक के पास लेकर गया, मैकेनिक ने कहा उस्ताद पिलक शार्ट है। जब वो मेरा पिलक शार्ट था तो उसने जब पिलक चेंज किया, तो ये जो पिलक चेंज करने की कॉस्ट था ये 30 रुपये, 50 रुपये, 70 रुपये जो भी, तो ये एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर हो गया, हुए मेरा नुकसान हो गया। नहीं, छोटा मोटा एक्सपेंडिचर हुआ है, क्या करूँगा, एक्सपेंस आउट कर दूंगा। आ जाओ, कहता है रिपेयर एक्सपेंस, रिपेयर क्या होते हैं, बोलो भाई, एक्सपेंस आउट होते हैं एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू मेंटेन और रिपेयर एन एसेट, इम्प्रूव करने के लिए नहीं, मेंटेन करने के लिए, ताकि जिंदा हालत में जा सके। ट्यूब फट गई, ट्यूब फट गई तो क्या होगा बताओ, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिपेयर है, रिपेयर है यार। इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। पता है ना, एक बड़ा सा नाम है इसका, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, प्यारा छोटा सा नाम क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। फर्क पता है क्या होता है, नहीं पता, कोई बात नहीं। देखो, एक होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और एक होता है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। आपके कोर्स में ना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नहीं है, लेकिन आप इसको इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर सकते हो। होता पता है क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ। अकाउंटिंग कहाँ गया मेरा शहजादा, होता पता है क्या है, होता कुछ यूँ है कि जो तुम्हारा फॉर्मेट है ना स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का, मैंने उस दिन बना के भी दिखाया था क्लास में, कहाँ गया, ये रहा। तुम लोगों के कोर्स में ना बस यहाँ तक है, क्या कहते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक, तो ये कहलाता है मेरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। इसके आगे ना एक और ऐड हो जाता है आइटम, लाइन आइटम, उसे हम कहते हैं OCI, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसके अंदर अगर मेरा एसेट रिवैल्यू हुआ तो उसका रिवैल्यूएशन सरप्लस आता है। वो FAR 1 का कॉन्सेप्ट है, FAR का, आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। तो वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऐड होती है, तो फिर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बन जाती है। तो आपकी जो कोर्स का पार्ट है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है, वो यहाँ तक आता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक। बात समझ आ रही है? अच्छा, चलो एक सवाल करूँ, इसी से मुझे एक सवाल याद आया। मुझे बताओ, इतने हिस्से को मैं क्या कहता हूँ, इतने हिस्से को मैं क्या कहता हूँ, सेल से स्टार्ट करूँ, GP पे ख़त्म करूँ, इसका क्या नाम है? नहीं, बताओ बताओ, बूझो तो जाने, बताएं बताएं, ऑनलाइन वाले भी, ग्रीन कलर भी करवा लें कार पे, वही तो बोल रहा हूँ। बिजनेस परफॉर्मेंस नहीं भाई, तुक्के मारते रहो, लाड़े मारो, तुक्के मारो, तुम लोग लगाओ, अंड ठंड बल्ले घुमाओ। बताओ यार क्या नाम है इसका, नहीं बता, तुम तो बताओ मेरा, पता ही नहीं, क्यों नहीं पता है? इसे हम कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। पढ़ा है? नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, आगे पढ़ लोगे। इतने हिस्से को हम कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। चलो कोई बात नहीं, बैक टू डेप्रिसिएशन। ओके, कहता है साइज ऑफ एक्सपेंडिचर, कहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर यूजुअली वो होते हैं जिसमें बड़े बड़े अमाउंट के खर्चे होते हैं। जैसे मैंने कहा, सीट पे खर्चा करवा दिया, वो मीटर पे खर्चा करवा दिया, हेड लाइट पे खर्चा करा दिया, हॉर्न तो मैंने ऐसा लगाया जैसे जो वो जो हॉर्न बजता है ना, वो वाला लगवा लिया। ये मैंने सारे बड़े बड़े खर्चे करवा लिए, ठीक है। अच्छा, लेकिन द पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट कि हर बड़ा खर्चा कैपिटलाइज नहीं होता, हर बड़ा खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता, इसलिए वो कैपिटलाइज नहीं होता। कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर बड़े बड़े खर्चे आते हैं, लेकिन हर बड़ा खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता। जैसे मैंने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करी और प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए मैंने हैवी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चला दी और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के नाम पे मैंने बड़ा खर्चा इनकर किया, तो ये तो मेरा फॉर द पीरियड, फॉर द ईयर, फॉर द क्वार्टर, फॉर द मंथ, ऐसा केस में भी जो मेरा खर्चा है, इसे मैं कहता हूँ पीरियड कॉस्ट, यानी कि 3 महीने की, 6 महीने की, 9 महीने की, 12 महीने की, ये तो मेरे उस टेन्योर की कॉस्ट है, तो ये तो मेरा एक्सपेंस है। बोलो मेरा क्या है? एक्सपेंस। यानी कि हमें एक बात क्लियर हो गई, हमने कहा बड़े बड़े खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, हाँ होते हैं, लेकिन हर बड़ा खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता। कुछ खर्चे ऐसे भी होते हैं जो कि दिखने में बड़े बड़े अमाउंट के होते हैं, लेकिन होते हैं वो क्या?
नॉर्मल एक्सपेंडिचर, जैसे कि रिलेटेड टू सेल ट्रांजैक्शन यानी कि एडवर्टीजमेंट वगैरह, इसे हम कहते हैं पीरियड कॉस्ट। डन। चलो अब जो हमने कल से बात शुरू करी और आज के 15 मिनट जो हमने तफसीली बात करी, ये हमने क्यों की? हमने कॉस्ट ऑफ एसेट क्यों निकाली? इतनी मेहनत हमने क्यों की? और हमने क्यों जाना कि IAS 16 के तहत कॉस्ट ऑफ एसेट निकलनी चाहिए और कॉस्ट ऑफ एसेट निकालते हुए इन बातों की एहतियात करनी चाहिए? रीज़न ये ताकि मैं अपने एसेट पे डेप्रिसिएशन सही तरह से कैलकुलेट कर सकूं। ये डेप्रिसिएशन क्या है, मैं अभी आता हूँ। मुझे बताओ, एक AC जो मेरी किताबों में था कि मैंने 3 लाख रुपए का ख़रीदा है कुछ साल पहले, तो अगर ये मेरी किताबों में आज, छोड़ो, मुझे बताओ मार्केट में कितने का बिकेगा आज? 50-60 हज़ार, 70 हज़ार, 80 हज़ार। लेकिन अगर ये मेरी किताबों में 3 लाख रुपए पे आ रहा होगा तो क्या मैं अच्छी रिपोर्टिंग कर रहा हूँगा या ख़राब रिपोर्टिंग कर रहा हूँगा? ख़राब रिपोर्टिंग कर रहा हूँगा। यानी कि एक चीज़ की वैल्यू, मार्केट वैल्यू या जो उसकी हैसियत है असल, वो 60 हज़ार, 70 हज़ार, चलो लाख रुपए है, लेकिन मेरी कंपनी क्या कह रही है, मेरे पास 3 लाख रुपए का ऐसी पड़ा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये जो 3 लाख रुपए का ऐसी खरीदा था, ये जो आज 60 या 70 हज़ार पे ट्रेड हो रहा है, इसके इतना डाउनफॉल की वजह क्या है? इसका यूजेज, ज़बरदस्त, इसका यूजेज। यानी कि हर बढ़ते साल के साथ मैंने अपने एसेट को इस्तेमाल किया, मेरा एसेट रगड़ा खाया और अब मेरे एसेट की वैल्यू रह गई है थोड़ी। ठीक है, ये जो यूजेबल कंडीशन में आने से आज तक का सफ़र मेरे इस AC ने तय किया है और अपनी वैल्यू को गिराया है ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, इसे मैं कहता हूं बच्चों डेप्रिसिएशन। क्या मेरी बात समझ आती है? यानी कि मैंने बात की एक टेंजिबल एसेट, एक टेंजिबल नॉन करंट एसेट, एक टेंजिबल नॉन करंट एसेट जो हर गिरते साल के साथ, हर छटते साल के साथ अपनी वैल्यू को गिराता है, तो इस वैल्यू के गिरने को मैं कहता हूं क्या? डेप्रिसिएशन। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। आ जाओ, कहते हैं कंजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज कंज्यूम्ड ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ नॉन करंट एसेट। अगर इसने मुझे 10 साल पे फ़ायदा देना है तो इसकी जो डेप्रिसिएशन मैं रिकॉर्ड करूंगा, इसकी वैल्यू में जो मैं कमी रिकॉर्ड करूंगा, वो कितने सालों पे करूंगा? 10 सालों पे करूंगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज कंज्यूम विद इन अ शॉर्टर पीरियड, देयरफॉर इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को मैं आहिस्ता क्या करता हूँ? डेप्रिशिएट करता हूँ या एमोटाइज करता हूँ। बच्चों यहाँ पे ना 2 लफ्ज़ आ रहे हैं, यहाँ पे 2 लफ्ज़ आ रहे हैं। एक आ रहा है डेप्रिसिएशन, एक आ रहा है एमोटाइजेशन। डेप्रिसिएशन तो समझ आता है, अभी आपने बात की इतनी देर से, आप डेप्रिसिएशन की तो बातें कर रहे हो, तो ये तो लफ्ज़ हमने सुन लिया आपसे कि इसको डील करता है IAS 16। लेकिन ये क्या है, ये तो हमने नहीं पढ़ा, आपको पढ़ना भी नहीं क्योंकि आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। एक बात याद रखो कि टेंजिबल नॉन करंट एसेट डेप्रिशिएट होते हैं और इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट एमोर्टाइज होते हैं। मुझे बताओ कि एक लाइसेंस मैंने लिया है 60 हज़ार का, लेट से मैंने असला चलाने का, वो जो हैंडगन होती है उसका ऑल पाकिस्तान का लाइसेंस लिया, मुझे पड़ा 60 हज़ार रुपये का। अच्छा, और उसकी वैलिडिटी है लेट से 3 साल, वो तो वैलिड रहता है और फिर रिन्यू होता है, लेकिन मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि उसकी वैलिडिटी है 3 साल। तो आज मेरी किताबों में कितने का आना चाहिए? 60 हज़ार का। अगले साल कितने का आना चाहिए? कितने का आना चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन अगर 60 हज़ार का ही आ रहा हो और लेट से एक्सपायरी में 1 दिन रह गया और उसकी वैल्यू मेरी किताबों में आ रही है 60 हज़ार, तो ये सही होगा या गलत होगा? गलत होगा। तो मुझे क्या करना चाहिए था? जैसे जैसे हर घटते साल के साथ वो अपना यूजेज मुझे देता जा रहा है, मैं उसका फ़ायदा लेता जा रहा हूँ, तो वो अपनी वैल्यू गिरा भी तो रहा होगा, ऐसा ही है ना? तो उसको मैं क्या करूँगा? एमोर्टाइज करूँगा उसकी ज़िंदगी के ऊपर, ओवर इट्स यूज़फुल लाइफ के ऊपर मैं उसको क्या कर रहा हूँ बच्चों? एमोर्टाइज कर रहा हूँ। बस एमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन में क्या फ़र्क है? कुछ फ़र्क नहीं है। टेंजिबल नॉन करंट एसेट डेप्रिशिएट होते हैं और इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट एमोर्टाइज होते हैं। डन, ओके। इसके ऊपर जो स्टैंडर्ड डील करता है ना, उसका नाम है बच्चों IAS 38। नहीं, नॉन करंट एसेट की बात कर रहा हूँ मैं। इसे हम कहते हैं इंटेंजिबल्स। ये आपके कोर्स का अल्हम्दुलिल्लाह पार्ट नहीं है, FAR2 का पार्ट है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ।
वो कहता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हमने क्या करना है, बता चुके हैं यार, जैसे ही है एक्सपेंस आउट कर दो, पीएनएल के अंदर एक्सपेंस आउट कर दो, वार्निंग। चलो अब हम एक काम करते हैं, एक एग्जांपल आ रही है, वो कह रहा है मुझे ज़रा कॉस्ट निकाल के बता दो, चलो जल्दी से बता दो, शाबाश। इससे बड़ा सवाल कर लिया तुम लोगों ने कल, तो ये तो हो जाएगा इंशाल्लाह। कैलकुलेटर कहाँ है भाई, एग्जाम में मोबाइल लेके जाओगे? तो लेकर आओ। क्या आ रही है कॉस्ट? बताओ क्या आ रही है कॉस्ट? हाँ जी, 17,300। ठीक है, करूँ सॉल्व मैं? मुझे बताओ, सबसे पहले बोलता है अब बिजनेस अक्वायर्ड न्यू प्रेमिसेस एट अ कॉस्ट ऑफ 400 मिलियन। अब देखो एक चीज़ का और ख्याल रखना कि यहाँ पे फिगर किस में दी हुई है, मिलियंस में। किस में दी हुई है बोलो, मिलियन में। अच्छा, और यहाँ किस में दी हुई है, 1000 में। तो ये तुम ना रुपीज़ इन 1000 या ज़ीरो की गलती कर सकते हो, ये वाली गलती ना करना, इसको देख लेना। अब अगर 400 मिलियन है तो 400 मिलियन के अंदर अगर मैं बोलूँ प्रेमिसेस की कॉस्ट जो है ना, छोड़ो कॉस्ट नहीं था प्रेमिसेस की, मैं डायरेक्ट लेता हूँ 400 मिलियन। तो 400 मिलियन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 लाख रुपीज़ इन 1000 के अंदर, क्योंकि 3 जीरो लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा, 400 मिलियन। डन, क्योंकि मिलियन के अंदर 6 जीरो होते हैं, तो 400 तो 400 रहा, और मिलियन के लिए मैं फिर 6 जीरो लगा दूंगा। डन। अब ये मत पूछना यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 पता है ना वो क्या होता है, वो बचपन में पढ़ा था, पता नहीं मैं गलत पढ़ाऊँ सही पढ़ाऊँ, वो मैथ्स की मिस ने बहुत पहले पढ़ाया था, मैंने सीरियस कभी लिया नहीं। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 और ये क्या है 100,000, ऐसा 100,000 और ये क्या है, ये कुछ नहीं पढ़ा, बस इससे आगे नहीं आता। वो कह रही है 10 लाख, 10 लाख है, ठीक है। और ये 100 लाख नहीं, वो ऑनलाइन पे अच्छा बासत है, तुम्हारी बड़ी वो चल रही हैं आँखें। चलो आ जाओ, मस्ती हो गई। 4 लाख रुपए रुपीज़ इन 1000। अच्छा, फिर कह रहे बिल्डिंग एडॉप्ट करने की कॉस्ट। अच्छा, लीगल परचेस की कॉस्ट लूँगा, हाँ लेंगे। कितने भाई, मंथली क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट, हाँ भाई सफाई भी तो ज़रूरी है ना यार, नहीं है क्यों, नेसेसरी नहीं है यूज़फुल लाइफ कंडीशन में लाने के लिए। अच्छा, कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग यूनिट नेसेसरी फॉर मशीन टू बी यूज्ड, खुद बोल रहे हैं ज़रूरी है। और कॉस्ट ऑफ मशीनरी अपनी कितनी है, 12,300। ज़रा टोटल करो, फोर टू नाइन सिक्स ऐसा।
ये क्या है? ओ, क्या हुआ बताओ? और इससे वो नहीं डाली, क्या नहीं डाली? वो ऊपर करे तो बताएगा। क्या नहीं डाली? ये कौन सी क्वेश्चन डाली? ये हाँ देखो, इसने 4 लाख भी डाली, इसने 12,000 भी डाली, इसने लीगल कॉस्ट भी डाली, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग यूनिट नेसेसरी फॉर द मशीन टू बी यूज्ड। नेसेसरी का वर्ड आगे डालना चाहिए था ना, है ना, है ना? नहीं डालना चाहिए था। तुम मशीनरी लगा रहे हो, उसके लिए तुम एसी लगा रहे हो ताकि अच्छी हवा मिलती रहे। बस पंखा लगा दे यार, तो वो उस एसी की कॉस्ट को मशीन की कॉस्ट में क्यों ऐड करोगे नेसेसरी का लफ्ज़ देख के? देखो ये चीज़ मैं चाह रहा था कि तुम लोगों के साथ करूँ ना तुम्हारे दिमाग से सॉल्व। तो देखो ये वाली गलती होती है इंसान से, बात समझ आ रही है? तो ऐसे नेसेसरी का वर्ड देख के आपने पेपर में डिसीजन नहीं लेना, बल्कि दिमाग से सोचना है यार नहीं ये तो मैं एसी लगा रहा हूँ तो मैं शशका कर रहा हूँ, कोई एसिड को इंस्टॉल करने के लिए ज़रूरी थोड़ी है। बात में ही समझ आ रही है? तो अब क्या हम करेंगे बताओ? हम जाएंगे और हम यहाँ लिखेंगे ऐसे करके, क्या कहते हैं उसे, कहाँ गया हमारा कॉस्ट? 2800। ये निकाल लेंगे ऐसे करके ताकि तुम्हें याद रहे, मैं मिटा नहीं रहा जानबूझ के। अब बताओ कितनी आती है? गलत आ रही है क्यों भाई? 12,000, 2500, ठीक है। अच्छा अगली बात बताओ, कौन सी कॉस्ट ली है इसने? कॉस्ट ऑफ मशीनरी नहीं ली। क्यों भाई? वो कहता है मैंने प्रेमिसेस लिए हैं 400 मिलियन के और 1 जनवरी को लिए हैं और उसके लिए मैंने ये वाली कॉस्ट इनकर करी है। और रिक्वायरमेंट में क्या बोल रहा है? रिक्वायरमेंट में क्या बोल रहा है? वो कह रहा है मुझे बताओ कि कॉस्ट ऑफ प्रेमिसेस कितनी है। पढ़ी थी रिक्वायरमेंट? नहीं पढ़ी थी ना, नज़र ही नहीं आई थी। और अच्छा मैंने ऊपर की हुई थी, चलो कोई बात नहीं। उसने मुझसे क्या पूछी बताओ? कॉस्ट ऑफ प्रेमिसेस। तो प्रेमिसेस के लिए जो कॉस्ट होगी ना मैं सिर्फ वही लूँगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? चलो अब इसको दोबारा सॉल्व करो। अब मुझे बताओ कि कॉस्ट कितनी निकलेगी। देखो मैंने जान के गलत किया तुम लोगों के सामने, ठीक है, ताकि तुम लोगों को मैं सिखाऊं कि भाई हम जब करते हैं ना बिना सोचे बिना समझे बिना रिक्वायरमेंट पड़े बस अन्य बार 1-2 लफ्ज़ में मिल गए जान पहचान के, हाँ यार ये लफ्ज़ सुना हुआ लग रहा है, इसकी ट्रीटमेंट ये याद की थी लिख दो, तो इंसान गलती करता है। तो आप लोग ने ये वाली गलती नहीं करनी, ठीक है। चलो आ जाओ, हालांकि इतना आसान सवाल है। चलो 4 लाख, फिर 12,000, फिर 2500, बस। मंथली क्लीनिंग भी नहीं आएगी, एसी भी नहीं आएगा, मशीनरी भी नहीं आएगा, डन। कितना? 414 आ रहा है यहाँ तो, 500, डन। पक्की शक्की बात है। चलो अब यहाँ कुछ आ रही हैं जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज तो जीते हो यार आप लोग माशाल्लाह, इतनी तो आप लोगों ने बनाई है दर्जनों जर्नल एंट्रीज। अब कुछ जर्नल एंट्रीज की हम बात करते हैं। देखो ये हैं केसेस, ये है पहला केस, ये है दूसरा केस, ये है तीसरा केस। इसकी हम एंट्री पढ़ेंगे। वो कह रहा है मैंने एसेट ख़रीदा और उसको कैश में पैसे पे कर दिए, तो हम क्या करेंगे? नॉन करंट एसेट यानी कि पीपीई डेबिट और कैश। पेमेंट इज मेड इन अरियर्स यानी कि मैंने उधार पे ख़रीदा है, तो पीपी तो फिर भी आएगा, आएगा नहीं आएगा बोलो? पीपी तो फिर भी आएगा। और अकाउंट पेबल क्रेडिट। तीसरी बात, पेमेंट इज मेड इन एडवांस और मैंने एडवांस पेमेंट की है और पेमेंट करते वक्त मैं क्या एंट्री बनाऊंगा? पेमेंट मैंने एडवांस में की है और पेमेंट करते वक्त मैं क्या एंट्री बनाऊंगा? भाई एडवांस टू सप्लायर, कल पढ़ा था, परसों की क्लास में पढ़ा था, एडवांस टू सप्लायर डेबिट और कैश क्रेडिट, डन। चलो अगली बात, पेमेंट इज मेड इन एडवांस एट द टाइम व्हेन द एसेट हैज़ कम टू माई प्रेमिसेस। अब एडवांस जो दिया वो सारा का सारा डेबिट से कहाँ हो जाएगा? क्रेडिट, और पीपी आ जाएगी मेरे पास। तो पीपी आ गया और एडवांस चला गया, डन। पक्की शक्की बात है। चलो जी अब हम आते हैं डेप्रिसिएशन पे। अब बड़े मज़ेदार सी हमारी ना डेप्रिसिएशन की कुछ स्पाइसी सी इंटरेस्टिंग सी कैलकुलेशन स्टार्ट होने जा रही है। सो आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दैट एंड यू शुड बी एक्साइटेड एज वेल। ओके, तो डेप्रिसिएशन के बारे में व्हाट वी स्टडीड, हमने पढ़ा कि डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। डेप्रिशिएबल अमाउंट ये क्या है? मैंने तो आपको कहा था कि एसेट की कॉस्ट के अंदर कमी आने को डेप्रिसिएशन कहते हैं।
लेकिन यहाँ लिखा हुआ है डेप्रिशिएबल अमाउंट। देखो एक डिफरेंस है कॉस्ट में और डेप्रिशिएबल अमाउंट में। मैं एक चीज़ खरीदता हूँ आज 2025 में, ठीक है, वो चीज़ मुझे पड़ती है 10,000 रुपये की। मुझे पता है इसकी लाइफ है 2030 तक, और 2030 पे जब मैं इसको बेचने जाऊँगा तो मार्केट में मरे से मरा मुझे इसका 1,000 रुपया मिल जाएगा, और इसकी ज़िंदगी है कितनी, 5 साल। कितनी है ज़िंदगी, 5 साल। तो मुझे बताओ मैं डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पे चार्ज करूँगा, किस वैल्यू पे चार्ज करूँगा? कौन सी अमाउंट होनी चाहिए जिसके ऊपर मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा? 10,000 रुपये लगाऊंगा? सब यही बोलते हैं? नहीं, क्यों? 9,000 रुपये लगाऊंगा। 9,000 रुपये क्यों लगाऊंगा? क्यों भाई, देखो 10,000 की मैंने चीज़ खरीदी है, लेकिन जब बेचने जाऊंगा तो 1,000 तो मेरी जेब में वापस आ जाएगा। तो जो मेरी जेब में वापस नहीं आएगा वो कितना अमाउंट हुआ, 9,000। तो 9,000 इसमें डेप्रिशिएबल अमाउंट जो डेप्रिशिएट होने के काबिल है। अच्छा, ये जो मैंने चीज़ लिखी है ना ये पर, ये कहलाती है मेरी कॉस्ट, जितने का आज मैंने एसेट खरीदा है, और ये मेरी कहलाती है रेजिजुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू। यानी कि जब यूज़फुल लाइफ ख़त्म हो जाएगी, आखिरी में जाऊंगा टेन डब्बे वाले के पास और मार्केट में जाके उसको बेचूंगा तो वो मुझे कितने पैसे देगा? तो वो मुझे रद्दी वाला, ये आरवी बोलो, रद्दी वाला, आरवी क्या है, रद्दी वाला, रेजिजुअल वैल्यू कहते हैं। किसी को बोलना नहीं वरना बहुत मारेगा, ठीक है। बोलो हमारे टीचर ने पढ़ाया था आरवी का मतलब है सर रद्दी वाला। ये तो बैठे बैठे बन गया रद्दी वाला, ठीक है। तो आप इसको याद करने के लिए कह दो ये क्या है, प्यार से, रद्दी वाला, ठीक है। तो ये क्या है, रेजिजुअल वैल्यू। जब मैं मार्केट में बेचने जाऊंगा आखिर में तो ये कितने का बिकेगा? तो रद्दी वाला इसको कितने का ले लेगा, 1,000 रुपये का ले लेगा, ठीक है भाई। लोहे को गिनेगा किलो के हिसाब से, चल मेरा भाई तराजू पे चढ़ा के तुम्हारी मशीन तोल दी उसने, ठीक है। चलो अब समझ आया। तो डेप्रिसिएशन इज अ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ अ डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स जिंदगी, ओवर इट्स जिंदगी। जिंदगी क्या है बोलो भाई, गुलजार है। चलो इन सिंपल वर्ड्स आगे कहता है शायर, डेप्रिसिएशन एक ऐसा खर्चा है जो कि स्प्रेड हो जाता है नॉन करंट एसेट्स की कॉस्ट पे उसकी ज़िंदगी के ऊपर। यानी कि जो नॉन करंट एसेट की कॉस्ट होती है, यानी कि डेप्रिशिएबल अमाउंट होती है, उसकी ज़िंदगी के ऊपर जितना भी खर्चा आ रहा है उसका, यानी कि हर उम्र के साथ साथ हिस्से में उसका जो वैल्यू में कमी आ रही है उसे हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन इज अ सिस्टमैटिक एलोकेशन, सिस्टमैटिकली किसी ना किसी निज़ाम के तहत, किसी ना किसी निज़ाम के तहत डेप्रिसिएशन इज अ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ अ कॉस्ट या डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ अ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। ये इंश्योर करता है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट से कंप्लायंस हो रही हो। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तुम इस मशीनरी से यूनिट्स बना के कितने साल तक बेचोगे, 10 साल तक बेचूंगा, तो इसकी डेप्रिसिएशन भी 10 साल तक बुक करो। देखो हम अकाउंटेंट्स हैं ना, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो हमारा काम थोड़ी ये जानना और ये पता लगाना कि मशीन कितने टाइम पे फ़ायदा देगी। हमारा काम तो उसकी रिकॉर्डिंग है। तो ये हमें कौन बताता है, ये हमें इंजीनियर्स बताते हैं, ये हमें एक्सपर्ट बताते हैं। मैं जाता हूँ एसी खरीदने, भाई साहब इस एसी की यूज़फुल लाइफ कितनी है, भाई वारंटी 5 साल की, लेकिन ये 12 साल चल जाएगा आपके पास। अच्छा, तो जब मैं उसको लेकर आया, मेरा अकाउंटेंट बैठा था, मैंने बोला भाई, मैंने अंकल से पूछा है, वो कह रहे हैं एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं 12 साल की ज़िंदगी चलती है, 12-13 साल पे जाके फारिग होता है। तो अकाउंटेंट ने फ़ौरन सोचा, हाँ IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहता है कि उसको उसकी यूज़फुल लाइफ के ऊपर डेप्रिशिएट करना है, यानी कि मैं इसकी डेप्रिसिएशन 12 साल पे कंप्यूट करूँगा। डन। The full cost of the asset is allocated to the statement of comprehensive income gradually over its useful life। वो क्या कह रहा है, बड़ी शानदार बात कह रहा है, देखो जब तुम्हारा एसेट नया नवेला होता है ना, तो तुम उसको अपनी बैलेंस शीट में सजा के रखते हो, ठीक है। जैसे ही वो पुराना हो जाता है ना, तो तुम उसको आहिस्ता 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 करके कल्टी कर देते हो। कहाँ पे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। किसके नाम पे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के नाम पे। बात समझ आ रही है? कह रहे जब ये नया नया आता है ना, तो तुम्हारी बैलेंस शीट में बड़ा मुंह हाथ धो के इसके ना धुले हुए प्रेजेंटेशन आ रही होती है, लेकिन जैसे ही है अपनी ज़िंदगी में अपनी वैल्यू कम करता रहता है, तो जो इसकी वैल्यू में कमी आती है हर साल कहाँ रिकॉर्ड होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के नाम पे प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड हो रही होती है। डन। अच्छा, कि जितनी हम बातें करें ना बड़ी ज़रूरी, सवाल सॉल्व करने के लिए तो नहीं, सवाल तो सॉल्व अभी हो जाएगा, लेकिन एग्जामिनर का फोकस आहिस्ता आहिस्ता PRC में, ख़ासतौर अकाउंटिंग में, प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल से ज़्यादा थ्योरी पे जा रहा है। और वो ऐसी ऐसी बातें पूछ के टेस्ट कर लेता है कि यार इस
थ्योरी तो सबको आती होगी, फार्मूला लगाना कौन सा मुश्किल काम है। क्यूएम पढ़ रहे हो, दिमाग इतना तेज है भाई, फार्मूला तो मैं दूंगा, टक 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 कैलकुलेटर में डाला आंसर। यही करना तो फिर सीए में क्या करने आए हो, कुछ तो दिमाग चलाना है ना। अगर कुछ ना कुछ टेक्निकल सवाल वो तुमसे करे, बताओ कौन सी चीज़ में डेप्रिसिएशन ज़्यादा आएगी, कौन से ऐसा तरीका होगा जिसमें डेप्रिसिएशन कम आएगी, बुक वैल्यू ज़्यादा होगी, तो तुम्हें पता होना चाहिए। एग्जामिनर ये वाले सवाल पेपर में बोले भाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा, कौन बजा रहा है पेन, कोई बजा रहा है पेन, ऐसा नहीं करो यार। अच्छा तुम हिलो नहीं, चाय ठंडी करा दिया तुम लोगों ने डेप्रिसिएशन के चक्कर में। रिमशा कलेक्शन है, ये कब भी बेचती है रिमशा बाजी, मग कलर ग्लेज। अच्छा हाँ, संडे को पढ़ाई करनी है, हाँ आ जाओगे। वो कह रहा है सर आज भी आप 10 मिनट से ज़्यादा सीरियस थे, कॉन्सेप्ट चल रहा ना यार। सीरियस नहीं था, बीच में जोकों से लगाई हैं। ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज जो थ्रू आउट IAS 16 में हमारे काम आने वाली हैं। सबसे पहली बात डेप्रिशिएबल अमाउंट, यानी कि ये वो अमाउंट होती है जो डेप्रिशिएट होने के काबिल है, ये वो अमाउंट होती है जो डेप्रिशिएट होने के काबिल है, इसे मैं कहता हूँ डेप्रिशिएबल अमाउंट। डेप्रिशिएबल अमाउंट का मतलब होता है कॉस्ट माइनस रद्दी वाले की वैल्यू, कॉस्ट माइनस रेजिजुअल वैल्यू। बात समझ आ रही है। अच्छा, अब ये रेजिजुअल वैल्यू क्या होती है, तो रेजिजुअल वैल्यू के 3 भाई हैं, यानी कि इसके 3 नाम हैं। क्या, रेजिजुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, किसी भी नाम से एग्जामिनर पूछ सकता है। अभी हमने उर्दू ज़बान में बात की कि रेजिजुअल वैल्यू वो वैल्यू होती है जब मैं अपने एसेट को बेच बाच के फारिग हो जाऊंगा, यानी कि जब बेचने के लिए जाऊंगा तो जो वैल्यू मुझे मार्केट से उसकी मिलेगी वो कहलाती है क्या, रेजिजुअल वैल्यू। रेजिजुअल वैल्यू वो वैल्यू होती है जो एंटिटी एस्टिमेट करती है कि मैं रिसीव करूंगी अपने एसेट को बेचने से इसकी यूज़फुल लाइफ के बाद आफ्टर डिडक्टिंग दी डिस्पोजल कॉस्ट। यानी कि मिसाल के तौर पे मैं बेचने के लिए जाऊंगा, बेचने पे इतना खर्चा आएगा, तो जो नेट मेरे हाथ में आएगा वो क्या है, इसका रेजिजुअल वैल्यू। डन। अच्छा, अब 2 टर्मिनोलॉजीज ना आ रही हैं ज़रूरी, इसको आपने बहुत गौर से समझना है। अच्छा देखो, एक टर्मिनोलॉजी है यूज़फुल लाइफ, दूसरी है इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ का जिक्र मेरे ख्याल किताब में एक्सप्रेसिवली नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे कर दिया है, ज़रूरी है समझाना। ये यूज़फुल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं। एक बात और 2 बातें याद रखो। 2 बातें याद रखने की वाली ये हैं कि इकोनॉमिक लाइफ हमेशा यूज़फुल लाइफ से ज़्यादा ही होती है। दूसरी बात याद रखने वाली ये है कि आपके कोर्स में अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ यूज़फुल लाइफ है, तो आपने अन्य बात जहाँ भी यूज़फुल लाइफ देखना है टिक मार देना, आगे बढ़ जाना है। इकोनॉमिक लाइफ मतलब टिक अगर नोट में आ गया तो फिर नहीं मानना ना, ठीक है। तो ठीक है, तो आपने अन्य बात यूज़फुल लाइफ को ही इस्तेमाल करना है, उसी को यूज़ करना है, और इकोनॉमिक लाइफ को बिल्कुल भी आपने क्या करना है, नज़रअंदाज कर देना है, इसके ऊपर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देनी। इकोनॉमिक लाइफ आपके किसी भी काम की नहीं है। तो यार जब हमारे काम की नहीं तो आपने नोट्स में क्यों डाला हुआ है, बताता हूँ, फ़र्क बताता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं एसी लेने के लिए गया और एसी वाले ने कहा भैया ये एसी 12 साल तक चल जाएगा, ब्रांड न्यू एसी है, 12 साल की ज़िंदगी है इसकी। तो अभी तो उसकी यूज़फुल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ क्या होगी, बराबर होगी ना। यानी कि इकोनॉमिक लाइफ वो होती है जो तमाम यूज़र्स मिल के यूज़ करें, और तो वो कितनी लाइफ हो, तो टोटल लाइफ होती है। इकोनॉमिक लाइफ कितनी होती है, 12 साल टोटल। अच्छा, मैंने ख़रीदा और मैंने 4 साल बाद जाके बेच दिया किसी और को। अब जब वो अपनी किताबों में एसेट को लेकर आ रहा है और वो जब वो डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा तो वो यूज़फुल लाइफ पे करेगा, इकोनॉमिक लाइफ पे करेगा, यूज़फुल लाइफ पे करेगा। मैंने भी किस पे की, यूज़फुल, क्योंकि मेरे लिए यूज़फुल कितनी थी, 12 थी, उसके लिए यूज़फुल कितनी होगी, 8। क्यों इकोनॉमिक क्यों नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक 12 साल थी ना भाई, यूज़फुल लाइफ पे काम करना है ना उसको, तो कि उसके लिए कितना यूज़फुल लाइफ है इसकी, उसके लिए 8 साल है। बात समझ आती है क्या, मेरी बात क्लियर है।
ओके की रिपोर्ट है। आओ सबसे पहले हम इकोनॉमिक लाइफ पढ़ लेते हैं। कहता है कि इकोनॉमिक लाइफ इज़ द एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट एस्टिमेटेड बाय द मैन्युफैक्चरर। अंकल ने बोला 12 साल चलेगी। ये रिप्रेजेंट करता है कि मैन्युफैक्चरर को कितना लगता है कि मेरा एसेट चल जाएगा, 12 साल चल जाएगा। इट इज़ नॉट ऑलवेज द सेम एज द यूजफुल लाइफ यूज फॉर डेप्रिसिएशन बाय द बिजनेस। इट इज़ नॉट ऑलवेज द सेम बट कैन बी सेम इन द फर्स्ट ईयर इनिशियल ईयर। ठीक है, अच्छा यूजफुल लाइफ क्या होती है? यूजफुल लाइफ रेफर्स टू द टाइम पीरियड द एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल फॉर यूज़। मेरे काम का कितने साल में है ये, मतलब मैं इसको कितने साल चला सकूँगा। और इसको एक काम करो, पी कर दो, पी इसको क्या कर दो, पी, इसे हम कहेंगे पेंडिंग। इस वाले पॉइंट को कर दो पी, पेंडिंग। इस पर हम दोबारा आएंगे बाद में, लेकिन चलो मैं बता देता हूँ। डेप्रिसिएशन के ना बड़े सारे मेथड्स हैं, उसमें से एक मेथड ये भी है कि जितने मैं यूनिट्स बना रहा हूँ उसको हम कहते हैं यूजेज मेथड। अच्छा नाम उसका, सही वाला नाम ना, टेक्निकल नाम यूजेज मेथड है, लेकिन किताब में उसको कहा हुआ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, जबकि होना चाहिए यूजेज मेथड। मैं आपको बताऊंगा क्यों, लेटर क्लास में पढ़ेंगे। तो यूजेज मेथड के तहत वो ये कहता है कि तुम जितने यूनिट्स प्रोड्यूस करो उतनी डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो। तो वो यहाँ पे यही कह रहा है, कहता है यूजफुल लाइफ डिपेंड करती है या तो नंबर ऑफ ईयर्स भी होती है, या तो ये इससे तुम क्या बनाओगे, पेन्स बनाओगे, पेन्स ये वाले पेन बनाओगे। यार ये वाले पेन इस मशीन से बनाओगे ना 5 लाख पेन बना लेगी। तो अब मैं डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करूँगा? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय 5 लाख पेन मल्टीप्लाई बाय कितने पेन बना लिए। बात समझ आ गई? अब इसको पेंडिंग से हटा देते हैं, हमने पढ़ ही लिया बहाने से, डन है। चलो अब अगली टर्मिनोलॉजी आ रही है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन समझने से पहले मुझे समझना पड़ेगा, एक टर्म होती है डेप्रिसिएशन, यानी कि अगर मैं इसको दूसरे अल्फाजों में कहूँ तो मैं कहूँगा डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर का मतलब होता है इस साल की डेप्रिसिएशन। और अगर मैं बात करूं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की तो मैं कहूँगा आज तक की डेप्रिसिएशन। आज तक की डेप्रिसिएशन यानी कि डेप्रिसिएशन का मतलब इस साल की डेप्रिसिएशन, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब आज तक की डेप्रिसिएशन। ठीक है, अगर मैं बात करूं मिसाल के तौर पे ये है 2020, ये है 2021, ये है 2022, ये है 2023। ये है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर और ये है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ज़रा मुझे बताओ ये 20 है, अज्यूमिंग ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, तो 2020 में आज तक की डेप्रिसिएशन कितनी हुई? 20। 2021 में आज तक की कितनी हुई? आज तक की कितनी हुई? 80। डन। अच्छा अब मैं एक काम करता हूँ, इसको ज़रा उठा के ना तश्कील करता हूँ उसकी। अरे अच्छा, इसे मैंने कह दिया डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, इसे मैंने कह दिया अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा मैं इसी मिसाल को ना एक्सटेंड करता हूँ, मिसाल के तौर पे ये जो एसेट मैंने लिया है इसकी कॉस्ट थी लेट्स से 100 रुपये, तो मेरी किताबों में ये 2020 के पहले दिन पे यकम जनवरी पे, कोई डेट ऑफ एक्विजिशन ना लिखियो, एज्यूम करना साल के पहले दिन खरीदा है, तो यकम जनवरी 2020 पे मेरी किताबों में मेरी एसेट की कॉस्ट कितनी आ रही थी? 100 रुपये। 2020 के आखिर में डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हुई? तो 2020 के आखिर में मेरी किताबों में मेरे एसेट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? कैसे निकाली? मैं तो बता ही नहीं करते हैं। क्या बात है यार, तुम लोगों ने तो खुद निकाल लिया। कैसे? बिग ब्रेन टाइम, व्हेन यू यूज़ 100% ऑफ योर ब्रेन। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने मुझे जो चीज़ बताई है ना, आपने बताई है मुझे इसकी NBV, BV वाली नहीं है BV, ये है नेट बुक वैल्यू। ये क्या है बोलो भाई?
नेट बुक वैल्यू बता दिया आपने मुझे। नेट बुक वैल्यू मतलब, नेट का मतलब क्या होता है, एक होता है ग्रॉस, एक होता है नेट। ग्रॉस मतलब टोटल, नेट मतलब इसमें से कुछ ना कुछ माइनस बीच में हुआ होगा। तो जो कॉस्ट होती है उसमें से जो आज तक की डेप्रिसिएशन होती है, आज तक की डेप्रिसिएशन होती है, वो माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है उसमें क्या कहता हूँ, बोलो भाई, नेट बुक वैल्यू। तो 2020 के आखिर में नेट बुक वैल्यू कितनी, फिर डन। चलो, तो अक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन क्या होती है, अब पढ़ लो, ठीक है, ओके। ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होता है, हाँ मालूम है, चल पता है यार, हमें बदतमीजी कर रहा है। अच्छा, ये जो NBV है ना, NBV, इसका एक और नाम भी है, इसका एक भाई भी है, इसे हम कहते हैं WDV, रिटेन डाउन वैल्यू। इसे हम नेट बुक वैल्यू भी कहते हैं और रिटेन डाउन वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ, कैरिंग अमाउंट भी कहते हैं, ये लो, इसे हम कहते हैं कैरिंग अमाउंट। डन, और कुछ, चलो, कहता है कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट के दो नाम और हैं, कैरिंग अमाउंट के दो भाई और हैं, नेट बुक वैल्यू भी कहते हैं और रिटर्न डाउन वैल्यू भी इसको हम कह सकते हैं। कैरिंग अमाउंट वो अमाउंट होती है जिसके अंदर से कॉस्ट रखता हूँ और आज तक की डेप्रिसिएशन माइनस करता हूँ, जो वैल्यू आती है वो क्या कहलाती है, बोलो भाई, कैरिंग अमाउंट। डन, चलो, अब मुझे एक एग्जांपल मेरे सामने आ रही है, इसको हम रीड कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। कहता है कि एक एसेट जो कि 1 लाख रुपए का था वो यूज़ कर सकता हूँ मैं इजीली 10 साल के लिए। मैनेजमेंट कहती है कि मैं इसको 6 साल इस्तेमाल करूँगी। एट विच पॉइंट एक्सपेक्टेड रिजल्ट वैल्यू विल बी 40,000। व्हाट वुड बी द डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ दिस एसेट। कैसे, 1 लाख इसकी कॉस्ट थी और जब आखिर में जाके बेचूंगा तो 40,000 का बिक जाएगा मुझे। करंट प्राइस का मतलब होता है आज की तारीख में कितना बचा, 60,000 कितनी है भाई उसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट है। इसकी रिजल्ट वैल्यू कितनी है, 40। डन, गुड, यहाँ तक सबको हजम हुआ। यहाँ तक रुक के किसी का कोई सवाल, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई पॉइंट समझ नहीं आया हो, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया हो तो पूछो। कोई मसला नहीं है, रिवीजन हो जाएगा एस्टीमेट का, पढ़ेंगे चैप्टर के आखिरी हिस्से में। जी बासित भाई, सवाल करें, सबको समझ आ गया, क्या बात है। वलीद भाई क्लियर है, क्लियर है, ओके की रिपोर्ट है। आ जाओ, बढ़ते हैं हम एक स्टेप आगे। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ ब्रेक करना छोटा सा, 10 मिनट का ब्रेक अगर हम करेंगे तो 3:15 पे स्टार्ट करेंगे, 3:15 से फिर हम दोबारा आधा घंटे, 3:07 हो रहा है मेरी घड़ी में, 3:10 हो रहे हैं, ठीक है, 3:20 पे स्टार्ट कर लेंगे, फिर आधे घंटे और ले जाएंगे क्लास को, ठीक है। तो 3:45 तक क्लास है ना, ठीक है। तो लेक्चर नंबर कौन सा है हमारा, ये वाला 2 का पार्ट 1 देख सकते हैं, पार्ट 2 में मुलाकात करते हैं 10 मिनट के शॉर्ट ब्रेक के साथ। चलें जी, लेक्चर नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, और पार्ट नंबर 2 में बेसिकली हम सीखने जा रहे हैं बड़ी अहम चीज़, और जो बड़ी अहम चीज़ हम सीखने जा रहे हैं, अपने पास रजिस्टर्स में हेडिंग डाल लो, मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन। क्या शॉर्पनर कर रहे हो, बड़े हो जाओ, शार्पनर जो भी कर रहे हो नहीं करो, अरे जो भी होता है यार, पार्लर होता है, पॉलर होता है, मुझे क्या है इससे यार, लेकिन जो भी कर रहे हो ना नहीं करो, पेन उठाओ और लिखना शुरू कर दो, ठीक है। चलो, मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन। अच्छा देखो, जो सबसे पहला मेथड हमारे पास है ना कंप्यूटेशन का बच्चों, इसका नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। ये अपने पास कॉपी करना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा नाम, जो दूसरा सॉरी मेथड हमारे पास आ रहा है, इसका नाम है बच्चों रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसे हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, इसे हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, और
और क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो हमारे पास मेथड है उसे हम कहते हैं यूजेज मेथड, उसे हम कहते हैं यूजेज मेथड। अच्छा, अब आप बोलोगे यार किताब के अंदर लिखा हुआ है यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोडक्शन मेथड, तो वो क्यों लिखा हुआ है, आपने यूजेज क्यों लिखा है? क्योंकि इसका असल नाम यूजेज होना चाहिए था, वो मैं बताऊंगा क्यों, ठीक है। लेकिन आप वैसे वो नाम भी इस्तेमाल कर लो, मसला नहीं है, ठीक है। हम दोनों नाम से सीखेंगे। अच्छा, चौथा जो इसका मेथड है वो हमारा इस नाम से है कुछ, उसका नाम है सम ऑफ एयर डिजिट मेथड, सम ऑफ एयर डिजिट मेथड। यार तुम लोग बहुत हंस रहे हो, ज़रा फोकस कर लो प्लीज़, ठीक है। ये आखिरी आखिरी है तुम्हारा। क्या नाम है आपका? हाँ नाम बताओ। नाम नहीं पता? क्या नाम है मेरा इसका? मुंतहा ना, आखिरी वार्निंग है मुंतहा आपकी, ठीक है। आप रडार पर हैं, ओके। कॉपी कर लिया? हमारे पास है मेथड 4 डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने के, ठीक है, ओके। आज की क्लास में जो मैं प्राइमरीली कवर करूँगा ना, वो इन दो मेथड को करूँगा। कौन से दो मेथड को? स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसके ऊपर हमने आज प्राइमरीली बात करनी है और इसके कंपैरिजन को देखना है अच्छे से ना, कि ये डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है स्ट्रेट लाइन में और रिड्यूसिंग बैलेंस में कैसे निकलता है, और ये दोनों से अलग अलग क्यों हैं, ठीक है, ओके। सबसे पहले मैं आता हूँ स्ट्रेट लाइन मेथड पे। देखो, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन मुझे कहता है कि डेप्रिसिएशन मेरा कांस्टेंट रहेगा हर साल। डेप्रिसिएशन क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा हर साल। यानी कि अगर मैं यूँ कहूँ कि मेरी एक एसेट है, मेरा एक एसेट है, उसकी कॉस्ट है जनाब कोई 100 रुपये, ठीक है। उसकी जो रेजिजुअल वैल्यू है लेट से वो है 20 रुपये, ठीक है, वो है कितनी? 20 रुपये। और लेट से उसकी जो यूज़फुल लाइफ है, उसकी जो यूज़फुल लाइफ है वो है लेट से 5 साल। तो मुझे ज़रा बताओगे इसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी आ रही है? बताओगे ज़रा कितनी आ रही है, बताओ। कैसे निकाली भाई? डेप्रिशिएबल अमाउंट, डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी है भाई? 80। कैसे? तुमने उठाई कॉस्ट, कॉस्ट में से माइनस कर दी रेजिजुअल वैल्यू, तो कितनी आ गई? 80। अगर मैं तुमसे कहूँ कि इसका डेप्रिसिएशन कितना होगा, मुझे ज़रा सारे सालों का बता दो, तो क्या तुम निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे? तुम लोग बोलोगे भाई ईयर 1, ठीक है, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5। अच्छा, कितनी आएगा बताओ? हाँ जी, 16 रुपये। कैसे निकाला बताओ? तुम लोगों ने कुछ ऐसा निकाला होगा, तुमने बोला होगा कॉस्ट माइनस रेजिजुअल वैल्यू, यानी कि मेरे पास क्या आ गया? डेप्रिशिएबल अमाउंट। डिवाइड कर दिया इसको किससे? यूज़फुल लाइफ से, 5 से। बताओ कितना आ रहा है बच्चों? 16 रुपये आ रहा है, यानी कि हर साल 16 रुपये से डेप्रिशिएट होगा। अच्छा, ईयर 2 में भी ये काम होगा, ईयर 3 में भी ये काम होगा, ईयर 4 में भी ये काम होगा, ईयर 5 में भी यही काम होगा, और आखिरकार जाके 80 रुपये मैं डेप्रिशिएट कर चुका हूँगा, जो मेरी डेप्रिशिएबल अमाउंट थी। यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हमने सिर्फ एक बुनियादी चीज़ देख ली, वो ये देख ली कि स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर मेरा डेप्रिसिएशन हर साल का सेम रहता है। स्ट्रेट लाइन के अंदर मेरा डेप्रिसिएशन हर साल का क्या रहता है? बोलो बच्चों, सेम रहता है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन मेथड हम जब यूज़ करते हैं जब मुझे लगता है कि यार मेरे जो एसेट है ना वो मुझे हर साल इक्वल बेनिफिट देगा। मतलब ये है 3 साल चलेगा ऐसी, और तीनों साल मैं इसको सर्दियों में ही चलाऊंगा, गर्मियों में बंद करूँगा, थ्रू आउट इक्वल मेरा यूजेज है, और 3 साल इसकी लाइफ है, तो मैं इसको 3 साल पे डिवाइड करके 3 साल पे डेप्रिशिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ओके। अब कुछ एसेट ऐसे हो सकते हैं जो मुझे शुरू के सालों में ज़्यादा फ़ायदा दे रहा हूँ और आखिरी के सालों में कम फ़ायदा दे रहे हूँ, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने एक बड़ी मशीनरी इंस्टॉल करी, वो मशीनरी भाई जब एसेट के शुरू के दिन थे ना, शुरू के साल थे, तो वो भाई छप्पड़ फाड़ के कोई 20,000 25,000 यूनिट्स बना रही थी, मैन्युफैक्चर कर रही थी। जैसे जैसे उसकी उम्र घटती गई, फिर उसने 22,000 यूनिट, 21,000 यूनिट, 20,000 यूनिट, 20,000 यूनिट, 19,000 यूनिट करना शुरू कर दिए। बैठो यहाँ पे, आए क्यों थे? अब बैठ जाओ यहाँ पे, मुझे नहीं पता, अभी बैठे रहो, हिलना नहीं क्लास से, अब आया नहीं करो वरना, अब बैठ जाओ अभी, ठीक है। तो शुरू के सालों में मेरा एसेट बड़ा चला,
20,000 यूनिट, 25,000 यूनिट, 28,000 यूनिट, आहिस्ता आहिस्ता करके उसने क्या किया, अपने एफिशिएंसी को गिराना शुरू कर दिया और आखिरी के कुछ सालों में आके 15,000 14,000 के करीब यूनिट्स वो बनाया करती है। यानी कि इस मशीनरी ने मुझे शुरू के साल में बड़ा ज़्यादा फ़ायदा दिया और हर साल के साथ साथ इसकी एफिशिएंसी कम होती गई जैसे जैसे मेरी मशीन पुरानी होती गई। तो क्या इसके लिए स्ट्रेट लाइन का मेथड इस्तेमाल करना सही रहेगा? नहीं रहेगा। तो फिर कौन सा होगा? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या होता है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एक ऐसा डेप्रिसिएशन का मेथड होता है जिसमें हर साल डेप्रिसिएशन पिछले साल से कम हो रहा होता है, जिसमें हर साल डेप्रिसिएशन पिछले साल से कम हो रहा होता है। इसे मैं कहता हूँ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। बात समझ आती है? अच्छा, अभी हम रहते हैं स्ट्रेट लाइन पे, वो तो हमने डिस्कस कर लिया ना क्या होता है। हम स्ट्रेट लाइन पे रहते हैं। स्ट्रेट लाइन के अंदर भी ना याद रखो डेप्रिसिएशन निकालने के दो तरीके हैं। स्ट्रेट लाइन के अंदर भी डेप्रिसिएशन निकालने के दो तरीके हैं। एक है इसकी यूज़फुल लाइफ के साथ, एक है इसके रेट के साथ। ठीक है, एक है इसकी यूज़फुल लाइफ के साथ, एक है इसके रेट के साथ। रेट कैसे निकलता है? ये क्या भला है? रेट कैसे निकलता है? अगर मैं कहूँ ना इसका रेट निकाल के दो, तो रेट कैसे निकलेगा? रेट का एक फॉर्मूला है, रेट का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला कुछ ऐसा है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय यूज़फुल लाइफ। सही लिखा है मैंने फॉर्मूला? सही लिखा है? चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं जाके, कोई मसला नहीं है। अल्लाह आपका भला करे मेरे दोस्तों। यहाँ लिखा हुआ फॉर्मूला मेरा, कॉस्ट माइनस वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय यूज़फुल लाइफ। क्या बात है, सही याद है यार आपके भाई को फॉर्मूले। चलो अब ज़रा मुझे बताओ कि इस एसेट का अगर मैं बोलूँ रेट कितना आएगा तो कितना आना चाहिए? कॉस्ट कितनी है? 100, रेट वैल्यू कितनी है? 20, डिवाइड कर दो, कॉस्ट कितनी है? 100, यूज़फुल लाइफ कितनी है? हाँ जी 5। देखो कितना आ रहा है। हाँ जी 16% आ रहा है, यानी कि ये हर साल कितना डेफिसिट होगा? 16%। ठीक है, अच्छा अगली बात, ये जो 16% आया है ये मैं किसके ऊपर अप्लाई करूं? ये मैं किसके ऊपर अप्लाई करूं? डेप्रिशिएबल अमाउंट के ऊपर करूंगा। ऐसा ही है, किसके ऊपर अप्लाई करूंगा? डेप्रिशिएबल अमाउंट के ऊपर अप्लाई करूंगा। यानी कि हर साल 16 रुपये का मैं डेप्रिसिएशन चार्ज, बोलो भाई, कर रहा हूँगा। डेप्रिसिएशन के ऊपर, डेप्रिशिएबल अमाउंट पे करूँगा या कॉस्ट के ऊपर करूँगा? ये मैं करूँगा कॉस्ट के ऊपर, डेप्रिशिएबल अमाउंट के ऊपर नहीं। अगर मैंने डेप्रिशिएबल अमाउंट के ऊपर किया यानी कि 80 रुपये पे किया तो मेरा आंसर क्या कभी 16 आएगा? नहीं, मैं किसके ऊपर अप्लाई करूँगा? कॉस्ट के ऊपर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में मैं एसेट की कॉस्ट को उसकी यूज़फुल लाइफ के ऊपर तोड़ रहा होता हूँ। उसकी यूज़फुल लाइफ को, एसेट की कॉस्ट को उसकी यूज़फुल लाइफ के ऊपर तोड़ रहा होता हूँ। तो अगर मैं यूँ कहूँ कि दूसरे मेथड से मेरा आंसर कितना आएगा? 100 मल्टीप्लाई बाय 16, 16, 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 100 मल्टीप्लाई बाय 16, 16। यहाँ कितना आया था? 80 आया था ना? 80 आया था ना? अब मुझे बताओ ये कितना आ गया? 80 आ गया। तो ये हम कहाँ पे आ गए वापसी? रेजिडुअल वैल्यू पे आके खड़े हो गए। अगर मैं तुम्हारी बात मानूँ, अगर मैं तुम्हारी बात मानूँ, रॉन्ग कैलकुलेशन करूँ, तुम्हारी बात मान के गलत काम कर दूँ तो क्या होगा? ज़रा लगाओ 80 पे 16। हाँ जी 12.8 लगा लो। 12.8 को मल्टीप्लाई करो ज़रा 5 से, कितना आता है? 64। कितने पे आनी चाहिए रियल वैल्यू? 80। कितना आ रहा है? गलत कर दिया। बात समझ आ रही है? तो डेप्रिशिएबल अमाउंट पे जो है ना, जो मैं कंप्यूटेशन करता हूँ वो सिर्फ मैं करता हूँ पहले वाले मेथड के ज़रिए, जिसके अंदर मैं कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूज़फुल लाइफ करता हूँ, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू करता हूँ। लेकिन जब मैं रेट अप्लाई करूँगा बच्चों, मैं किस पे करूँगा? कॉस्ट पे अप्लाई करूँगा। रेट में किस पे अप्लाई करूँगा? कॉस्ट पे अप्लाई करूँगा। रेट में किस पे अप्लाई करूँगा? कॉस्ट पे, लेकिन सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर, लेकिन सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर। बात समझ आती है? तो स्ट्रेट लाइन मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर हर साल मेरी डेप्रिसिएशन कांस्टेंट रहती है। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर दो तरीक़ों से डेप्रिसिएशन निकलता है। नंबर 1 कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूज़फुल लाइफ,
या फिर डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका होता है रेट निकालना। रेट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय यूजफुल लाइफ। तो वो जो परसेंटेज आ जाएगी वो किस पे अप्लाई करूंगा? कॉस्ट पे अप्लाई करूंगा। शाबाश। मोबाइल फ़ोन डेप्रिशिएट होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन वो मेरा नॉन करेंट एसेट है। लेकिन मोबाइल फ़ोन क्या है? टुच्चे मुच्चे आइटम। टुच्चे मुच्चे आइटम को बिजनेस यूँ ही एक्सपेंस आउट कर देता है। ठीक है, डन। ओके, तो पता है कुत्ते के ऊपर भी डिफरेंस चार्ज होता है। हाँ हाँ, कुत्ता पेट। हाँ जी, कुत्ता इंसान थोड़ी है। क्या हो गया है? मैं होता ना अगर मेरा मुझे कोई ऐसा कहता, मैं चमाट रख देता। मैं तो सहता ही नहीं। मैं मतलब भाई यकीन करो, मैं सहता ही नहीं। कोई अगर तुम तुम्हारी तुम इज्जती का तुम उसको अलाउ कर रही हो ना, गैरत के खिलाफ है। उल्टे हाथ का देती चमाट मैं देखता। अस्तगफिरुल्लाह यार, अस्तगफिरुल्लाह। मैं नहीं सहता भाई, मैं नहीं सहता। चलो आगे बढ़ जाओ। ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा मेथड, जिसका नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। इसका बच्चों ये होता है फॉर्मूला। इसका क्या होता है? फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है ये। इसका फॉर्मूला होता है ये नहीं होता, ये होता है नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट, यानी कि यहाँ पे रेट किसके ऊपर अप्लाई हो रहा होगा? नेट बुक वैल्यू के ऊपर। अच्छा जी, नेट बुक वैल्यू के ऊपर अप्लाई हो रहा होगा, ऐसा ही है। अच्छा, पहले साल के अंदर कॉस्ट और नेट बुक वैल्यू बराबर होगी, हाँ या ना? हाँ होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं होगी। आखिर में आके मैं कर रहा हूँ। डन। ओके, एक बात तो ये हो गई। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हर साल तुमने देखा कि मेरा डेप्रिसिएशन की एक्सपेंस की अमाउंट सेम थी, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की शान क्या है कि इसके अंदर हर साल का अमाउंट सेम नहीं होता, बल्कि गिर रहा होता है, डिक्लाइन कर रहा होता है। इसलिए हम इसको कहते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। डन। अच्छा, इसी की मिसाल ले लूँ मैं, इसी वाले की एग्जांपल ले लूँ। चलो मुझे ज़रा इस मेथड के तहत ये वाली एग्जांपल सॉल्व कर दो। मुझे ज़रा बताओ कि ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 कितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ रहा होगा? कैसे निकालेंगे? तुम ऐसा निकालोगे इसको, तुम करोगे इसको कुछ ऐसा, तुम बोलोगे 100 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट रेट? रेट कितना है? लेट से 20% रेट कर लो। लेट से कितना का रेट कर लो? 20% रेट कर लो। तो रेट आ गया मेरा 20%। कितना आया? 20। अगली बार क्या करूँगा? दोबारा 100 मल्टीप्लाई बाय 20%, ऐसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं करूँगा। फिर 80 करूँगा। 80 कैसे आया? 100 माइनस 20। 80 मल्टीप्लाई बाय 20% कितना? 16। फिर क्या करूँगा? 80 माइनस 16 कितना हुआ? 64। 64 का 20%, ओके। 64 माइनस 12.8 कितना बना? 51.2। 51.2 का 20% कितना बना? 10.24 कितना? इनको डोज देनी चाहिए। अभी रिकॉर्डिंग भी देख रहे होंगे ना जब जाके घर पे, तो तुम लोगों के लिए डोज थी जो बाहर खड़े हो क्लास के। जब मैं क्लास का ब्रेक देके जा रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ 10 मिनट का ब्रेक, इसमें रिवाइज करो, तो उसका मतलब क्या है? रिवाइज करना। और अगर तुम लोग क्लास से बाहर निकल गए हो तो ये सोचो टीचर आएगा, हमारा वेट करेगा, हम नवाब के बच्चे हैं, फिर हम पढ़ेंगे, तो तुम्हारी भूल है। जितनी मस्ती करता हूँ उतना टाइम का ख्याल भी रखूँगा। अगर 10 मिनट का ब्रेक ओवर है तो ओवर है। जब मैं आ गया तो क्लास में मौजूद होना चाहिए था। ये कितने बैग खाली हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे ख्याल 7-8 है ना ये बैग तकरीबन। कोई 7-8 लड़के बाहर हैं। अरे सही, खड़े हो, नुकसान करो अपना, रिकॉर्डिंग लेना घर जाके, मैं क्या करूँ। चलो बताओ आगे। कितना? नहीं, 51.2 माइनस 10.24 कितना आया? 40.96। 40.96 का 20% लगा लो। हाँ, 8.22। 8.
19, 8.19, चलो चलो सही है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर मेरी हर साल की डेप्रिसिएशन क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तुम्हें पता है तुम्हें इतनी लंबी करने की ज़रूरत नहीं थी, इसकी एक और जुगाड़ है, सिखाऊं? पहले साल का निकाल लिया, 100 मल्टीप्लाई 20%, कितना आ गया, कितना आ गया, 20। अच्छा मुझे बताओ कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में मेरा डेप्रिसिएशन हर साल क्या हो रहा होता है, रिड्यूस, और वो कांस्टेंट रेट से रिड्यूस हो रहा है, नहीं हो रहा, कांस्टेंट रेट से हो रहा है 20% से। यानी कि हर साल, अगर मैं उर्दू में बात करूं, ऐसे ही छोड़ो को शॉर्टकट, यानी कि हर साल मेरा डेप्रिसिएशन पिछले साल के मुकाबले में 20% से कम हो रहा होगा। अच्छा अगर ये 20% से कम हो रहा है तो ये कितने पे आ गया होगा, 80% पे आ गया होगा ना। निकालो ज़रा 20 का 80%। अच्छा यानी अगर 16 है और ये 20% से कम हो रहा है तो ये अगले साल कितना होगा, 80% होगा। निकाल लो ज़रा इसका 80%। आ रहे सेम आंसर, 12.8 ना, मुश्किल है नहीं ना, आसान है ना। अच्छा शौकत है, शौकत सिफारिश कर रहे हैं इनकी, देखो क्या वक्त आ गया, शौकत से सिफारिशें करवा रहे हैं। जब भी को बुला के आया है जो उससे सिफारिशें करवा रहे हैं इन लोग, अरे यार। अच्छा देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के तहत डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है। वो कैसे किया है मैंने, बताओ? मैंने नेट बुक वैल्यू उठाई, उसके ऊपर परसेंटेज लगा दी, हर साल की नेट बुक वैल्यू के ऊपर परसेंटेज। मैंने कहा एक और शॉर्टकट भी है, हर साल की नेट बुक वैल्यू लिखने का टाइम नहीं है, नहीं अभी मूड है तो ये कर लो। पहले साल में डेप्रिसिएशन आई कितनी, 20, और हर साल 20% से गिर रही है, यानी कि आज 20 है, कल को 20 में 20 रुपये 20% से गिर जाएंगे तो कितने परसेंट पे आ जाएंगे, 80 पे आ जाएंगे। 80% 16, आज 16 रुपये हैं, कल को दोबारा 20% से गिर जाएंगे, कितने परसेंट पे आ जाएंगे, 80% पे आ जाएंगे। 20 गिर रहे हैं ना, हाँ समझ आ गया, समझ आ गया। चलो जिसको समझ ये नहीं आया ना वो छोड़ दे, आप ऐसे कर लो, ठीक है। नेट बुक वैल्यू का 20%, जिसको समझ नहीं आया, हाँ जी एक और जुगाड़ भी है, वो भी नहीं बताएंगे, बच्चे पागल हो जाएंगे, ठीक है अभी नहीं, ठीक है अभी नहीं, अभी सिर्फ हमने बेसिक बेसिक कंपैरिजन करना है। डन, आ जाओ। अच्छा अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग। हाँ जी तस्वीर ले लो जल्दी से। सर इंसान भी टाइम के साथ डेप्रिशिएट हो रहा है क्या, हो तो रहा है यार। हमारा झूठ नहीं बोलती, सच बताओ काहे नहीं कहा, काहे झूठ बोल रही हो। देखो सच बोल दो ना, कुछ भी नहीं बोलता मैं, खैर बोलो बुढ़ा हो गया, बोलूँगा हाँ देखो बाल सफ़ेद हो रहे हैं, क्या है ये देखो कैमरे में देखो सफ़ेद हो रहे हैं, हो रहे हैं सफ़ेद भाई, अच्छे खासे बाल मेरे सफ़ेद हैं, ठीक है कोई मसला नहीं है, क्या टेंशन है। चलो इंसान को अपनी यूज़फुल लाइफ का नहीं पता, बस बात तो सही है। अच्छा मेथड, हाँ जी 19 साल की उम्र से पढ़ा रहा हूँ मैं, 19 साल का लगता हूँ, 19 साल से नहीं पढ़ा रहा मैं, 19 साल की उम्र से पढ़ा रहा हूँ। जब मैं 19 साल का था ना, 18 के बाद जब +1 होके 19 का हुआ तो उम्र कैलकुलेट करनी है, ऐसे ही बोलो 26 साल का हूँ, ऐसे ही पूछ लो यार, ठीक है कोई टेंशन नहीं है। सर आपके कितने बच्चे हैं, नहीं असल में ना जवाब आ रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि बहुत सारे बच्चे ना स्पीकर के ऊपर लेक्चर लेते हैं तो फैमिली दिखती है, इसलिए लिहाज कर लेता हूँ, ठीक है। मेरी तो नहीं दिखती, लेकिन बहुत सारे पीआरसी के ख़ास तौर पे लोग हैं ना, और ख़ास तौर ख़वातीन हमारी मस्तूरात हैं, वो घर में स्पीकर पे लेक्चर लेती हैं फैमिली के साथ, तो अम्मा अम्मा भी सुन रही होती हैं, तो अच्छी बात नहीं है ना, बोलेंगे टीचर कैसी बातें कर रहे हैं, तो इसलिए जो है ना वो माफ़ किया। ओके
मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, कह रहा है डेप्रिसिएशन का मेथड जो है ना वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए एज फेयरली एज पॉसिबल द पैटर्न इन विच द एसेट आपको इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है। मुझे लगता है कि मेरा एसेट 3 साल स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिशिएट होना चाहिए। ये एंटिटी की अपनी असेसमेंट होती है, मैनेजमेंट की अपनी असेसमेंट होती है, इसे मैं कहता हूँ एस्टिमेट। इसे मैं क्या कहता हूँ, बोलो बच्चों, एस्टिमेट। डेप्रिसिएशन क्या है, एक एस्टिमेट है। मैनेजमेंट एस्टिमेट करती है कि मेरा एसेट मुझे कितना फ़ायदा देगा। डन। अच्छा, स्ट्रेट लाइन के 2 फॉर्मूलाज हैं, अभी हम करके आ रहे हैं सॉल्व। डन, ओके। कहता है इन स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिमेन द सेम फॉर ऑल द ईयर्स इन केस एक्सेप्ट इन द केस एसेट इज परचेज ड्यूरिंग द ईयर। इसका मतलब क्या है, मुझे बताओ कि मेरे एसेट की कॉस्ट है 100 रुपये, ठीक है, और यूज़फुल लाइफ है इसकी 5 साल, वही वाली मिसाल ले लेता हूँ अभी ऊपर वाली, ठीक है, और मेरे पास इसकी जो रेजिजुअल वैल्यू है वो आ रही है 10 रुपये। मुझे बताओ अगर मैंने एसेट को 1 जनवरी को परचेज़ किया है 2025 को और मैं खड़ा हुआ हूँ 31 दिसंबर 2025 पे, तो मेरी डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज होगी, पूरे साल की होगी। कैसे, 100 माइनस 10 डिवाइड बाय 5, कितनी, 16, ऐसे ही आया था, 16 आया था। अच्छा, मुझे बताओ अगर मैंने एसेट परचेज़ किया है 1 जुलाई 2025 को और मैं खड़ा हुआ हूँ 31 दिसंबर 2025 को, तो डेप्रिसिएशन आंसर 18 आया है। तो 16 किसने बोला, कौन पागल बोला, 18 आया, 18 आया। अच्छा, वहाँ 4 साल पे डेप्रिसिएट किया था हमने, चलो। अच्छा, वहाँ रेजिडुअल वैल्यू 20 थी, कोई मसला नहीं है। कितना आया, 18। अच्छा, मुझे बताओ अगर मैंने एसेट अपना 1 जुलाई को परचेज़ किया है और 31 दिसंबर पे मैं खड़ा हुआ हूँ, तो ज़रा मुझे बता दो कि मेरी डेप्रिसिएशन कितनी आनी चाहिए। मैं अगेन काम तो वही करूँगा, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूज़फुल लाइफ। अगर मैं ऐसा करूँगा तो आंसर कितना आएगा, 18 आएगा। अगर मैंने 18 लिखा तो क्या वो सही होगा या इनकरेक्ट होगा, इनकरेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि तो पूरे साल की है, मैंने इस्तेमाल किया है कितने, 6 महीने, तो मल्टीप्लाई बाय 6/12 कितना आ गया, 9। अगर मैंने इसी एसेट को परचेज़ किया होता 1 सितंबर 2025 को, तो मैं कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करता, मैं करता 100 माइनस 10 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4/12, सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, कितना, हाँ जी, 6। डन, चलो, ओके। अच्छा, बात सुनो, टाइम पूरा हो गया, हाँ, कल मैं पढ़ के मर जाऊँ। अच्छा, क्लास का टाइम, चलो। मैंने एक प्लान ख़रीदा 1 लाख रुपए का, जिसकी ज़िंदगी थी 5 साल, रेजिडुअल वैल्यू थी 10,000। अल्लाह माफ़ कर, एग्जाम्पल भी यही आ गई अभी जो करके आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे बताओ, वो कह रहा है यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड कैलकुलेट कर दो एनुअल डेप्रिसिएशन और कैरिंग अमाउंट अलॉन्ग विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 21 से 25। अब यहाँ पे किस मेथड से सॉल्व हुआ है, बोलो भाई, रेट वाले से। तो रेट से भी कह सकते हो, मैं बोलूँगा आसान मेथड क्या है, यूज़फुल लाइफ वाला, कॉस्ट वैल्यू डिवाइड बाय यूज़फुल लाइफ, ख़त्म बात, ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मेट आप चाहो कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे ऐसे हुआ हुआ 21, 22, 23, 24, 25, फॉर्मेट मैटर नहीं करता, आपकी कंपटीशन आपको आने चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले इसने क्या कर दिया, यहाँ पे आपकी इसने एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल दी कि हर साल कितना डेप्रिसिएट होगा, ये निकाल के रख दिया। प्रेजेंटेशन का फ़र्क है, ये आई की किताब की प्रेजेंटेशन है। कॉस्ट निकाल ली, एक्यूमुलेटेड माइनस कर दी, नेट बुक वैल्यू आ गई। अच्छा, अगर मैं होता तो मैं इस फॉर्मेट पे नहीं करता, बल्कि मेरा फॉर्मेट कुछ अलग होता। मेरा फॉर्मेट ना बच्चों ये वाला होता, मैं ये करता, मैं काम करता कुछ इस तरह से। मैं यहाँ रखता काम करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं,
अच्छा, मैं इसको करता कुछ ऐसे, ये फॉर्मेट चाहो तो कॉपी कर लो। यहाँ मैं रखता ईयर्स, यहाँ मैं क्या रखता ईयर्स, यहाँ मैं रखता कंप्यूटेशन, क्या रखता कंप्यूटेशन, यहाँ मैं रखता डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, यहाँ मैं रखता अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यहाँ मैं रखता नेट बुक वैल्यू। ठीक है, ये मुझे फॉर्मेट ज़्यादा पसंद है तो मैं इस पे कर रहा हूँ, आपको वो वाला पसंद है आप वो वाला कर लो, आपको रफ़ करना पसंद है आप रफ़ कर लो, आपका आंसर सेम आना चाहिए, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है क्योंकि पेपर हमारा प्रेजेंटेशन का नहीं है। अच्छा, अगर मैं यूँ कहूँ कि ये सी है, ठीक है, ये क्या है सी है, ये चैम्पियन है, सी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। अगर मैं ए किसको कहूँ, ए मैं कहूँ अपनी कॉस्ट को, ए मैं कह दूँ अपनी कॉस्ट को, लेट्स से कॉस्ट मेरी है ए, ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरा है बी, तो सी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। मतलब ये निकला किस तरह से नेट बुक वैल्यू, बात समझ आती है। तो मैं क्या करता ईयर के अंदर ऐसे इसको और शुष्क वाला टेबल बना देता, जितने साल के उतने साल का हिसाब किताब मेरे पास, बोलो भाई आ जाता। डन, अच्छा लग रहा है टेबल, पक्का सॉल्व करके दिखा दूँ उस पर या कर लोगे, करवा दूँ सॉल्व। चलो यही वाला सवाल सॉल्व कर लूँ, चलो मैं इसको करता हूँ यूज़फुल लाइफ से। हाँ, 1,00,000 रुपये 5 साल 10,000 और 5 साल है ना, तो 1 2 3 4, चलो मैं काम करता हूँ उसको 4 साल में सॉल्व कर लेता हूँ, कर लो, मसला तो नहीं है। कोई ये तो नहीं बोलेगा बाद में कि 5 साल लिखा हो तब मैं 4 साल में क्यों सॉल्व किया, कोई बोलेगा तो नहीं। ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्विंग लिख देता हूँ यार, ऑन 4 ईयर्स, सॉल्विंग ऑन 4 ईयर्स। डन। अच्छा, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, मुझे बताओ कंपटीशन में क्या होगा। सबसे पहले मुझे डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी ना पहली साल की, कैसे निकलेगी, कॉस्ट माइनस वैल्यू, 10,000 माइनस 1,000 है, 10,000 है और वो 1,00,000 है, 1,00,000 माइनस 10,000 डिवाइड बाय 4 कितना आया, ये 90 डिवाइड बाय 4 कितना आया, देखो 22,500, तो ये आ गया 22,500। अच्छा, ये सेम रहेगा ना हर साल का, पूरे साल का रहा है, ये सेम रहेगा ना, तो ये कितना आ गया 22,500। अब इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करते जाओ, मतलब डबल करते जाओ, कितना आया 44,000, सॉरी 45,000 आया ना, 45,000, फिर 67,500 और फिर यहाँ पे 87,97, फिर हाँ 90,000, अच्छा सॉरी एक 10,000 आगे चला गया था। अब बताओ नेट बुक वैल्यू कैसे आएगी, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड कितनी आएगी, पहले साल में कितनी आएगी, हाँ कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आएगी बताओ, 77। अब बताओ कितनी आएगी, दिस माइनस दिस 55,000, फिर बताओ दिस माइनस दिस 32,500। अच्छा, फिर दिस माइनस दिस कितनी, देखो रेज़िडुअल वैल्यू पे आ गया हम आखिर में। एक भैया कैसे किया आपने, ये तो जादू हो गया। 4 साल के आखिर में हम आगे खड़े हो गए कहाँ पे, वापस रेज़िडुअल वैल्यू पे, रद्दी वाली वैल्यू पे। डन, ये फॉर्मेट है। ओके, अब इसकी एग्जांपल जो है ना अगली, हाँ जी मैं आपको वो दूंगा ना उसकी। अच्छा, पिक्चर खींचनी है, ले लो पिक्चर, लो पिक्चर ऐसे, ठीक है ले ली पिक्चर। चलो अच्छा, इसकी एग्जांपल नंबर 6 आपने सॉल्व करनी है घर से, और 7 भी करनी है। ठीक है, 6 और 7 आपका होमवर्क है। कल हम एग्जांपल नंबर 6 और 7 डिस्कस करेंगे और फिर रेज़िडुअल वैल्यू को आगे लेके जाके उसके अंदर कुछ और मसाले ज़्यादा ऐड करेंगे। बेसिकली कुछ भी नहीं है, रेज़िडुअल वैल्यू हमने निकालना सीख लिया ना इसकी, सॉरी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से निकालना सीख लिया हमने चीज़ें। उसके बाद हमने क्या करना है, एग्जाम टिप डिस्कस करके एक और सवाल सॉल्व करवाऊंगा आपसे, फिर हम अगले मेथड की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। लेक्चर नंबर 2, डेप्रिसिएशन ऑफ टेंजिबल नॉन करंट एसेट यानी कि IAS 16 PP, लेक्चर नंबर 2 पार्ट 2 यहीं तक रखते हैं।
इसी अपने पन के साथ साथ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ हिला हिला के वक्त देते रहेगा। इंशाअल्लाह आपसे अगली क्लास में मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।